नीता नगरी is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका सरमाने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। कई हिंदी भाषी और उनसे ज्यादा हिंदी भाषी दर्शकों की ये शिकायत रहती है मीडिया से कि इसमें नॉर्थ का या वेस्ट का डोमिनेंस बहुत ज्यादा रहता है। ये शिकायत वाजिब है, लेकिन ललन टॉप बार बार इस चीज को कहता भी है और अपनी प्रतिबद्धता भी जताता है कि हमारे लिए पूरा देश एक है। ये बात सिर्फ नारे में नहीं है, नियत में भी है। तमिलनाडु में कुछ बड़े पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं जिनके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सीनियर जर्नलिस्ट, द हिंदू से जुड़े जर्नलिस्ट डी सुरेश कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेता नगरी में। सबसे पहले तो मैं नमस्ते ये जानना चाहता हूं आपसे कि ये जो खबर आई कि जो मौजूदा मुख्यमंत्री है पलनीस्वामी, यही अगले चुनाव में एआईएडीएमके का फेस होंगे, ये क्या बहुत इजी था एआईएडीएमके के लिए इस पॉलिटिकल नतीजे पर पहुंचना, या जो अलग अलग फैक्शंस है उनके बीच काफी चर्निंग हुई? तो वैसे तो आप एडीएमके के कॉम्पोजिशन को देखेंगे तो पन्नीरसेल्वम का और पलनीसामी को जब दो नेता की तरफ हम देखते हैं तो पलनीसामी का सपोर्ट एडीएमके में ज्यादा है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री पहले से रह चुके हैं और सारे के सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है वो उनके पीछे हैं। लेकिन जब ये 2021 इलेक्शन का मामला खड़ा हुआ तब पन्नीरसेल्वम ने ओपीएस उन्होंने एक सवाल रखा था कि मैंने सिर्फ इसी सरकार में डिप्टी सीएम का पद रखने के लिए मैंने माना था, अगले चुनाव में मेरे को सीएम कैंडिडेट बनाइए करके। लेकिन पलनीसामी ने इसे नहीं माना, क्योंकि उनका कहना था कि अभी सरकार में कम से कम 3.5 साल मैं सीएम रह चुका हूं, यदि आप और किसी को सीएम बनाना चाहते हैं अगले इलेक्शन में तो एक सवाल तो खड़े रहेगा, सब अपोजिशन खड़े करेंगे, वो है क्या इस सीएम के ऊपर आपको भरोसा नहीं है करके। तो इसलिए यही उत्तम रहेगा और उचित रहेगा कि जो आपके सीएम है उन्हीं को 2021 में भी आप सीएम कैंडिडेट करके खड़ा करिए। तो इनिशियली पन्नीरसेल्वम ने सोचा कि वो कुछ तो दिक्कत दे सकते हैं और शायद इसको पलट सकते हैं, ये जो सिचुएशन है। लेकिन एग्जीक्यूटिव कमिटी में जब इन्होंने एडीएमके का एग्जीक्यूटिव कमिटी का मीटिंग हुआ था पिछले महीने, उसमें साफ साफ पन्नीरसेल्वम को पता लग गया कि उनको सपोर्ट नहीं है। तो उन्होंने और एक मामला खड़ा कर दिया कि आपने स्टीयरिंग कमेटी नहीं बनाया है पार्टी का। तो उसके बाद दोनों फैक्शंस में एक निर्णय लिया गया कि सीएम कैंडिडेट पन्नीरसेल्वम नहीं रहेंगे, पलनीसामी सीएम कैंडिडेट करके रहेंगे और वो जो स्टीयरिंग कमेटी है उसे बना देंगे एडीएमके में। तो इस करके दोनों ने आपस में मिल जुलाव करके जो रियलिटीज है उसको भी उन्होंने कॉन्शियसली देख के यही तय किया है कि एडीएमके में अभी अगला कैंडिडेट रहेंगे, सीएम कैंडिडेट रहेंगे पलनीसामी। ये पार्टी के लिए बहुत अच्छा मामला हुआ है अभी, क्योंकि एक कैंडिडेट है तो अच्छा है सीएम पोस्ट के लिए। अच्छा, बिफोर आई कम टू यू राजदीप जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि पिछली बार जब ये पॉलिटिकल सेटलमेंट हुआ था पावर को लेके पोस्ट जयललिता, तब बार बार कहा गया था कि दिल्ली को भी दखल देना पड़ा। बीजेपी, नरेंद्र मोदी टुक ग्रेट इंटरेस्ट कि वो ट्रूस हो जाए। क्या इस बार भी उस ट्रूस की जरूरत पड़ी? इस सब के बीच बीजेपी कहां फिट होती है? बिकॉज दे आर नॉट अ बिग प्लेयर इन तमिलनाडु का लोकल पॉलिटिक्स। बिल्कुल, पिछली बार जैसे आपने सही कहा, अगस्त 2017 में जब ओपीएस और एडपाडी का जो गठबंधन होके मर्जर हुआ, उसमें तो साफ साफ बीजेपी हाथ था। और ये हमें ओपीएस ने ही बताया। उन्होंने बताया कि क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने उनको बताया कि आप दोनों फैक्शंस मर्ज हो जाइए और एक यूनाइटेड रह जाइए, तो इसीलिए हमने एडीएमके को अपना फैक्शन को मर्ज किया करके ओपीएस ने उसी समय हमें बताया था। ओके। लेकिन इस बार बीजेपी का हाथ नहीं था। ओपीएस ने ट्राई तो किया कि किसी तरह अमित शाह को रीच आउट करें और उनसे कुछ सलाह ले करके, लेकिन शायद बीजेपी ने उनको एक मैसेज दे दिया कि फर्स्ट सेट योर हाउस इन ऑर्डर एंड देन कम टू अस। तो एडीएमके ने फिर अपने आप बात किया, जो यहाँ के सीनियर मिनिस्टर्स थे, सीनियर एडीएमके लीडर्स थे, उन्होंने मीडिएटर प्ले किया। तो वो पन्नीरसेल्वम और पलनीसामी को रियलिटी समझाया उन्होंने कि देखिए अभी कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना है। यदि 7 महीने चुनाव के, अभी 7 महीने बचे हुए हैं, इस समय यदि पार्टी स्प्लिट हो जाए तो ये अपोजिशन को लिए केक वॉक हो जाएगा।
और ऊपर से फिर से एक बार टू लीव सिंबल जो है पार्टी का सिंबल है वो फ्रीज हो सकता है। और इन्होंने दोनों नेता ओपीएस और ईपीएस ने पहले देख चुका है कि सिंबल फ्रीज होने से उसका असर कैसे पड़ता है, नेगेटिव असर पड़ता है। जब एमजीआर के मौत के बाद जब पार्टी स्प्लिट हुआ और टू लीव सिंबल फ्रीज हुआ था, तब डीएमके जीत गया उस इलेक्शन में 89 में। तो उसके बाद अभी इन्होंने आरके नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में भी देखा कि टीटी दिनकर इंडिपेंडेंट सिंबल में जीत गए थे, लेकिन उसके पहले टीटी दिनकर के जीतने के पहले जो बाय इलेक्शन था जो ईसी ने कैंसिल कर दिया सब्सिक्वेंटली, तो उसमें जब ये लोग अलग अलग चिन्ह पे खड़े हुए थे तो उस समय लग रहा था कि शायद डीएमके को इजीली जीत सकेगा आरके नगर बाय इलेक्शन, उस समय पहले था ऐसा। तो इसीलिए इन्होंने इस बार मान लिया कि यूनिटी अच्छा है और दोनों ने कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लिया। तो ओपीएस ने सीएम पोस्ट अभी ईपीएस को दे दिया और एडप्पाडी पळनिसामी स्टीयरिंग कमेटी बना दिया। राजदीप, यू वांट टू ऐड समथिंग? देखिए, दो तीन बातें। एक तो है कि आपने भाजपा के हाथ के बारे में कहा। देखिए, कुछ राज्यों में भाजपा का हाथ इतना भारी है कि जो भी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह चाहे वही होता है, और कुछ राज्यों में थोड़ा कमजोर है, जैसे तमिलनाडु में आखिर में वोट जो होना है वो एआईडीएमके अलायंस वर्सेस डीएमके अलायंस होना है। एआईडीएम का एक 25-27% फिक्स्ड वोट बैंक है, जिसे अगर बिखराव हो जाए, अगर गुटबाजी हो जाए तो वो कमजोर होता है, और दूसरी तरफ डीएमके अलायंस है। इसमें बीजेपी बी टीम भी नहीं है, सी टीम भी एक तरह से नहीं है, बहुत ही एक छोटा सा प्लेयर है इस पूरे इशू पे। लेकिन सवाल ये है कि जनवरी के महीने में शशिकला जो है, जो एक जमाने में जयललिता के सबसे करीबी मानी जाती थी, उनकी रिहाई की बात हो रही है। और ये सवाल उठता है कि अगर शशिकला आती है तो क्या शशिकला भी एआईडीएमके के साथ जुड़ जाएगी, एक ग्रैंड अलायंस होगा, क्योंकि शशिकला और उनके जो भांजे टीटीवी दिनाकरन वो तो अलग हो गए थे पहले। अब क्या एक ग्रैंड अलायंस होगा और इसमें भाजपा का क्या रोल होगा? क्योंकि एक दिन पहले या आज ही मैंने पढ़ा कि शशिकला के विरोध एक इनकम टैक्स केस की बात हो रही है, एक नए केस की बात। और इसमें बात आती है केंद्र का क्या हाथ है, क्या केंद्र भी दबाव डालेगी शशिकला पर कि आप इस पलनीसामी और पनीरसेल्वम का जो अलायंस है, जो एआईडीएमके की जो पार्टी है, उस पर एक बार फिर आप आ जाइए और एक ग्रैंड अलायंस बनाइए डीएमके के खिलाफ। क्योंकि साफ है, अगर एआईडीएमके में कोई भी बिखराव होता है, कोई भी फूट होती है, तो उसका एडवांटेज डीएमके को मिलेगा। शशिकला एक फैक्टर है और तब पता चलेगा कि बीजेपी का असली हाथ क्या है। अभी तक बीजेपी का हाथ पहले शुरुआत में पनीरसेल्वम पर था, फिर वो पलनीसामी पर गया। अब है कि जो भी डीएमके कांग्रेस को हरा सकता है, हम उसके साथ रहेंगे। तो भाजपा का हाथ है, लेकिन इतना भारी नहीं है जितना अन्य राज्यों में। सुरेश जी, ये दिनाकरन फैक्टर पे मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। हाँ, ये जो फैक्टर है, यदि शशिकला जब जनवरी में बाहर निकलेंगे प्रिजन से, तब यदि वो अपने आप के लिए एक राजनीतिक रोल चाहते हैं, तब क्या होगा? तब जरूर एडीएमके में एक टर्निंग होगा। क्योंकि दिनकरन जो है, देखिए आप शशिकला और दिनकरन को दो अलग अलग नेता समझिए। तो शशिकला जो है, उनको एडीएमके के भीतर सपोर्ट अब भी है, कुछ कुछ मंत्री महोदय अभी भी हैं जो शशिकला को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनकी जो पार्टी में जो बढ़त हुई थी वो शशिकला के हिसाब, उन्होंने पॉलिटिकल पैट्रोनेज दिया था, उनको पॉलिटिकल पैट्रोनेज दिया था, तो इसी वजह से हुआ था। लेकिन शशिकला जो जनता के सामने शशिकला है, वो तो काफी अनपॉपुलर है अभी भी जी। सिर्फ उनका शायद सर्टन सिंपैथी उनको मिलेगा अपने जो तंजावुर बेल्ट, जो कावेरी डेल्टा रीजन है, और जो सदर्न तमिलनाडु, दक्षिण तमिलनाडु में है, जहां पे उनके कम्युनिटी वाले ज्यादा है, मुक्कड़तूर कम्युनिटी यानी कि देवर कम्युनिटी करके बोलते हैं, उनमें से थोड़ा सा सपोर्ट सिंपैथी तो शशिकला को है। क्योंकि उनका मानना यही है कि ये जेल इसलिए गए क्योंकि जयललिता के साथ थी, और उस केस में जो डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट केस में है, A1 यानी कि प्रथम अक्यूज जयललिता थी और A2 सेकंड अक्यूज शशिकला थी। तो इन्होंने जेल इसलिए गया क्योंकि इनका संबंध जयललिता के साथ था। लेकिन दिनकरन का जो रोल है, वो उनके ऊपर भी काफी केस है, अभी भी एक फरार का केस उनके ऊपर अभी भी ट्रायल स्टेज पे अभी भी है। तो दिनकरन एक ऐसे है जिन्होंने अपने आप को जनता के सामने रख के एक ऐसा लीडर उन्होंने का प्रोजेक्शन किया है, जिसके कुछ कुछ युवा है और कुछ यानी कि वो अपने मुक्कड़तूर कम्युनिटी के लोग भी हैं जो दिनकरन को नेता समझते हैं और उनके फॉलोअर्स भी हैं। और पिछले 2019 इलेक्शन में आप देखेंगे तो
दिनकरन का AMMK अम्मा मक्कल मुन्नेट्रे कड़गम पार्टी था, वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में अकेले खड़ा हुआ, इंडिपेंडेंट सिंबल में खड़ा हुआ, लेकिन उनको 5% वोट मिला। और ये 5% कमला हासन के मक्कल निधि मयम से ज्यादा है और सीमान के नाम तमलर गच्ची से भी ज्यादा है ये 5%। तो ये 5% बहुत क्रूशियल हो जाता है एडीएमके के लिए। तो जरूर बीजेपी ने भी, जैसे राजीव सरदार ने बताया, वो यही चाहेगा कि एक स्ट्रॉन्ग एडीएमके बने ताकि डीएमके को इस बार हरा सकेंगे, क्योंकि इस बार यदि डीएमके जीत जाए तो बीजेपी का ग्रोथ जो है तमिलनाडु में वो थोड़ा स्लो हो जाएगा और स्लो हो जाएगा। तो वो नहीं चाहेंगे ये, तो इसलिए वो स्ट्रॉन्ग एडीएमके चाहेंगे। और कुछ जैसे इन्होंने बोला कि जो इनकम टैक्स के केसेस है उसको सामने रखे, शायद प्रेशर दे सकते हैं कि आप एडीएमके में जाके अंग रह जाइए। देखिए, देश में 2 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी की स्ट्रेटेजी पूरी तरह से सफल नहीं हुई है, मैं कुछ हद तक आप कह सकते हैं विफल हुई है। एक तो था केरल। आप जानते होंगे कुछ साल पहले बीजेपी को लगा कि केरल में जरूर 2021 तक हम एक बड़ी शक्ति की तरह से आएंगे, जो इस समय नजर नहीं आता। योगी आदित्यनाथ भी गए थे, अमित शाह ने वहां रैली निकाली थी, कन्नूर मॉडल पर उन्होंने जिस तरह से अपनी एक राजनीति बनाई थी, लेकिन वो असफल रहे हैं वहां। और दूसरा राज्य है तमिलनाडु। अब कुछ सारा प्लान ए तो बीजेपी का था रजनीकांत को प्रोजेक्ट करना। ये कई सालों से मैं सुन रहा हूं कि बीजेपी के जो स्ट्रेटेजिस्ट है, और तमिलनाडु चेन्नई में ऐसे बीजेपी के स्ट्रेटेजिस्ट बहुत है, बुद्धिजीवी जो कहते हैं, जो हमेशा कहते हैं कि हम कहीं ना कहीं पहले वाजपेयी जी के साथ जुड़े हुए थे, अब मोदी जी के साथ है, कि हम बीजेपी को मजबूत पार्टी बनाना चाहते हैं। और उनका कहना था कि हम रजनीकांत को प्रोजेक्ट करेंगे, हमें एक चेहरा मिलेगा, एक बार हमें चेहरा मिले, हम डीएमके और एआईडीएमके को कॉम्बैट कर सकते हैं। वो प्लान ए नहीं चला, क्योंकि रजनीकांत ने एक दिन कहा हम करेंगे, दूसरे दिन नहीं, अब फिल्मों में ही रहेंगे, तो उन्होंने अपना मन नहीं बनाया। अब ये प्लान बी फिर था पनीर सेल्वम को प्रोजेक्ट करना। जब ये असली लड़ाई जयललिता के बाद हुई थी, तब बीजेपी को लगा हम एक वैक्यूम है, हम उसका फायदा उठाकर पनीर सेल्वम के साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन वो भी नहीं चला। अब प्लान सी आ गया, चलो एक एआईडीएमके का पूरा एक अलायंस बन जाए जिसमें हम भी शामिल हो, हम शक्तिशाली हो जाए, डीएमके कांग्रेस को टक्कर दे, शायद एक अलायंस सरकार भी बना पाए तमिलनाडु में। लेकिन ये एक ऐसा राज्य है जहां की राजनीति अलग है। आई ऑलवेज से तमिलनाडु इज अ कंट्री ऑफ इट्स ओन, सुरेश, यू नो, दैट इज व्हाई आई एम वेरी हैप्पी। ये मैं आपने जिक्र कर दिया सुरेश साहब, मैं आपसे यही जानना चाह रहा था कि ये रजनीकांत और कमल हासन फैक्टर, इससे पहले विजयकांत वाला एक फैक्टर था डीएमडी के, उसकी बात हो रही थी, ये क्या प्रभावी है? क्योंकि ये पहला टेस्ट होगा, पहला इम्तिहान होगा तसल्ली बख्श। देखिए, कमल हासन तो पहले से 2019 इलेक्शन लड़ चुके हैं और उनका 3% वोट मिला। हाँ। तो जो कि नाम तमलर गच्ची, जो कि बहुत फ्रिंज पार्टी है, उससे भी थोड़ा प्रतिशत कम था उनका वोट शेयर जो है। हाँ। विजयकांत एक अच्छा नेता थे। पहली इलेक्शन में उन्होंने जब लड़ा 2006 में 8% वोट पाया उन्होंने, वोट शेयर, और वो 8% उनका ऐसा वोट आया था कि वो जब डीएमके में करुणानिधि थे और एडीएमके में जयललिता थे, तब उस समय उनको 8% वोट मिला था। और अगले जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ उस समय 2009 में उन्हें 10% से ज्यादा वोट मिला था। लेकिन बाद में उन्होंने कुछ गलतियां की, जैसे कि उन्होंने एडीएमके के साथ अलायंस किया, फिर बीजेपी के साथ अलायंस किया, गठबंधन किया, और अभी तो वो 2% पार्टी बन गई है। नहीं तो अभी ये करुणानिधि जयललिता जब नहीं थे, उनका वो जो वैक्यूम जो बोला जाता है उसको फिल करने में वो कामयाब हो सकते थे यदि अपना पॉलिटिक्स सही खेल रहे थे, यदि राजनीति में सही अपना कार्ड्स खेल रहे थे वो, लेकिन वो नहीं किया। रजनीकांत का ऐसा है, वो रजनीकांत का भावना ऐसा है, वो सोच रहे हैं कि हम जब इलेक्शन चुनाव आएगा तब अपना पार्टी लॉन्च करेंगे, 234 कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंडिडेट डालेंगे और एकदम एनटीआर जैसे 1983 में जीते हम भी जीत जाएंगे। लेकिन अभी तो तमिलनाडु में तो सिनेमा वाले बहुत लोग तो आ चुके हैं राजनीति में, लेकिन रजनीकांत वो मैजिक नहीं कर सकते जो एमजीआर ने किया या एनटीआर ने किया, क्योंकि उन्होंने, आपने पहले भी देख चुके हैं 2004 में रजनीकांत ने बीजेपी एडीएमके अलायंस को सपोर्ट दिया था, ओपन सपोर्ट, लेकिन उस समय डीएमके अलायंस 40 आउट ऑफ 40 सीट जीता तमिलनाडु और पुदुचेरी में मिलके। तो रजनीकांत का इफेक्ट कहां गया था? लोग बोल रहे हैं कि 96 में रजनीकांत के सपोर्ट से डीएमके और टीएमसी जीता, लेकिन वही रजनीकांत का सपोर्ट 98 में जब कोयम्बतूर ब्लास्ट के बाद उन्होंने डीएमके टीएमसी को सपोर्ट दिया,
तो वो हार गए, 9 सीट ही जीत पाए उस इलेक्शन में। तो रजनीकांत एक ऐसा फैक्टर नहीं है जो कि सारे के सारे लोग को अपने साथ ले चल के एकदम सीएम बन सकते हैं या बीजेपी को हेल्प कर सकते हैं। वो मीडिया की चर्चा के लिए बस बड़ा फैक्टर है। सर ये बिल्कुल। एमजीआर और एनटीआर जो है ना, ये अलग, ये फिनोमिनन थे, बिल्कुल फिनोमिनन। जो एनटीआर जिस तरह से तेलुगु देशम को पहली बार जिताया 83 में, या जिस तरह से एमजीआर को एक तरह से अन्नादुराई ने तैयार किया एक पोजीशन के लिए, ये कोई ओवरनाइट नहीं हुआ, उन्होंने एक तैयारी की, एक बड़ी अच्छी किताब। वो लगातार पॉलिटिकल उसमें एक्टिव थे, रैलीज में जाते थे। आप किताबों के शौकीन हैं, किताब जरूर पढ़िएगा, इमेज ट्रैप करके। आई हैव रेड दैट बुक। अच्छा, एमएसएस पांडेयन की जिस तरह से एक तरह से एक एमजीआर की एक पर्सनालिटी बनाई गई ताकि वो राजनीति के लिए तैयार हो, रजनीकांत की उस तरह से नहीं बनी है। और कमल हसन भी अभी भी बिग बॉस करते हैं, अलग अलग प्रोग्राम करते हैं। देखिए, राजनीति 24 घंटे होती है। राजनीति में एक बार आप आ गए, आप फिर बिग बॉस नहीं कर सकते और अपने फिल्म नहीं कर सकते, आपको एक तरह से पूरी तरह से आना पड़ेगा। रजनीकांत उसके लिए, मुझे नहीं लगता इस समय, सुरेश तो ज्यादा जानते हो कि पूरी तरह से तैयार है इसके लिए। बिल्कुल। अच्छा, चलिए अगला सवाल। जो सबसे मजबूत दावेदार बताए जा रहे हैं डीएमके, स्टालिन, क्या है उनकी तैयारी, क्या है अभी उनका ग्राउंड पर असर? अभी तो डीएमके को साफ एडवांटेज उनके साथ है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि 50% वोट परसेंटेज तो उनके कैंडिडेट्स ने ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूंसी में लिया है, 50 अप टू 50% लिया था। तो डेफिनेटली पिछले 2 साल में ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि 1 साल में कुछ नहीं हुआ कि जो डीएमके को टोटली अनपॉपुलर बना देंगे। तो वो पॉपुलर है। थोड़े छोटे मोटे इश्यूज है, जैसे उन्होंने अपने बेटा उदयनिधि स्टालिन को पार्टी के यूथ विंग प्रेसिडेंट बना दिए। ये बहुत गलत बात थी, इन्होंने थोड़ा वेट करना था, कम से कम 2021 इलेक्शन के बाद करना था ये। लेकिन इससे ऐसा हो गया कि डीएमके फैमिली पार्टी है, पहले करुणानिधि थे, उसके बाद स्टालिन है, और अलगरी आए थे, कनिमोझी आए थे, और अब उदयनिधि स्टालिन भी आ गए। तो ये उनके लिए थोड़ा एक अनपॉपुलर फैक्टर हो गया इस अगले चुनाव में। और वो तैयारी तो ऐसे कर रहे हैं, आईपैक है उनके पास, प्रशांत किशोर है, और उनके हिसाब से जो एडवाइस दिया जा रहा है उसको वो फॉलो कर रहे हैं। अभी ये कोरोना का टाइम जो है उसमें उन्होंने वो करके एक प्रोग्राम करके जनता से मिले जुले हुए ऐसे कर रहे हैं। और अलायंस में कितना सीट देना, वो भी उसकी तैयारी भी वो अभी कर रहे हैं। उनका मानना है कि पिछले लोकसभा इलेक्शन में हमने ज्यादा सीट दे दिया अलायंस को, यहां तक कि यहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जो 1% से ज्यादा वोट परसेंट था उनको इन्होंने 2-2 सीट जीत के दे दिया। वो खाता खुल गया उनका, वरना खाता खुलना मुश्किल था। बिल्कुल। सो उनको 2-2 सीट दिला दिया। एमडीएमके को एक लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट दे दिया। तो इस बार डीएमके में बात चल रहा है आईपैक के जो इनपुट्स है उसके हिसाब से कि हम इतना सीट नहीं देंगे, कांग्रेस को देंगे कम से कम 20 सीट, उससे ज्यादा नहीं देना है, 15 से 20 सीट, ऐसा बातचीत कर रहा है। That's all। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, कांग्रेस को उन्होंने 41 सीट दिया और उन्होंने जीता सिर्फ 8। तो आईपैक ने उनको ये एडवाइस दिया है कि आप जितना राइजिंग सन सिंबल में कंटेस्ट करेंगे, आपका और एडीएमके का जब डायरेक्ट कॉन्टेस्ट होता है तो एडवांटेज आपको लगेगा, लेकिन आपके अलायंस पार्टीज में इतना जीत नहीं सकेंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा, जो छोटे मोटे पार्टी के नेता थे, जैसे इंडिया जननायक गच्ची करके एक है यहाँ पे पार्टी, उसमें शायद नेता ही है, कोई कैडर्स भी नहीं है, उनको भी इन्होंने राइजिंग सन सिंबल में कंटेस्ट करके जिता दिए, लोकसभा भेज दिए इन्होंने। तो राइजिंग सन सिंबल पॉपुलर है और पीपल भी चेंज चाहते हैं। ऊपर से एडीएमके के ऊपर एक फैटिग आ गया है, क्योंकि पिछले 9 साल से सरकार बनी हुई है एडीएमके के, उसमें 5 साल और 6 महीने के लिए जयललिता थी, उसके बाद हम सब ने देखा है कैसे चल रहा है सरकार। तो डेफिनेटली वो फैटिग है, तो उस फैटिग का ये एडवांटेज लेना चाहते हैं। लेकिन हमें ये भी देखना है कि क्या पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट होगा। यदि एडीएमके बीजेपी को ड्रॉप कर सकता है और किसी और से अलायंस बना सकता है, तब कैसे पॉलिटिकल रियलिटी, उसका इंपैक्ट क्या है, वो अब आने वाले महीने में देखेंगे। अच्छा, मेरा ये एक अगला सवाल, इससे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है जी, एक ही छोटी सी बात, हम ये नेता नगरी प्रोग्राम छोड़ देते हैं, पत्रकारिता छोड़ देते हैं, और आपके दोस्त प्रशांत किशोर की तरह एक आईपैक जैसा ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। बंगाल में ममता बनर्जी को वो वहां सलाह दे रहे हैं, तमिलनाडु में वो स्टालिन को सलाह दे रहे हैं, कुछ हम भी इसी तरह से सलाहकार बन जाते हैं। ये बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हैं, और कुछ डीएमके के मेंबर मैंने सुना है बड़े नाराज है, क्योंकि आईपैक ये तो सालों से वहां डीएमके जो सदस्य है उस सालों से वहां बैठे हुए हैं,
अब आईपैक के जो नए युवा एक तरह से जो स्ट्रेटेजिस्ट है, अब वो उनको कह रहे हैं चुनाव कैसे लड़ना है। तो हम भी एक ऐसा कुछ ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं। सौरभ भाई, राजदीप जी, आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहली चीज तो चाहे प्रशांत किशोर हो, चाहे भाजपा के संगठन मंत्री हो, उन सबसे हमारी उतनी ही मित्रता है और बातचीत जितनी एक पत्रकार की होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, ये अलग अलग करियर आप तलाशते रहते हैं, कभी मुझको बोलते हैं कि जाके फिल्में लिखो, कभी बोलते हैं कि पॉलिटिकल मैनेजमेंट करो। अच्छा सर, सुरेश जी, मेरा अगला सवाल ये है कि एक समय था जब डीएमके का जो फैमिली टसल है वो बहुत खबरों में रहता था कि मारन फैमिली का कितना से है, फिर अजागिरी की बात होती थी, करीमोड़ी की बात होती थी। क्या वो सारे डिस्प्यूट सेटल हो गए हैं? नहीं, अभी तो ज्यादातर तो सेटल हो गया है, क्योंकि अलगरी तो जब करुणानिधि थे तभी उन्होंने पार्टी से निकाल दिया और उसके बाद अलगरी अपना सपोर्ट नहीं बना सकते। जो कुछ भी उनके सपोर्टर्स थे, जो कुछ भी मंत्री, फॉर्मर मिनिस्टर्स, फॉर्मर एमपी जो उनके साथ थे, वो सब अभी स्टालिन के पीछे आ चुके हैं। मदुरई बेल्ट में भी कोई असर नहीं? मदुरई बेल्ट में भी कुछ बिल्कुल जीरो असर है, अभी जीरो असर है, वो कुछ नहीं कर सके अलगरी अभी। और दूसरी तरफ है आप दयानिधि मारन, वो भी कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, क्योंकि उनका अपना पीपल के पास तो सपोर्ट नहीं है, जनता के पास तो सपोर्ट नहीं है। तो जनता के पास पहले आपको सपोर्ट होना चाहिए किसी भी चीज के लिए राजनीति में, तो उन्हें जनता के पास तो उतना सपोर्ट नहीं है, तो वो भी कंप्लीटली स्टालिन को बैक कर रहे हैं। कनिमोली अभी विमेंस विंग सेक्रेटरी बन के और लोकसभा में उनको टिकट दे गया और वो भी तूतुकुड़ी से एमपी बन गई है। लेकिन थोड़ा तो कनिमोली को दिक्कत है कि उनको मन में ऐसा है कि हमें ये मीटी रोल नहीं दे रहे हैं पार्टी में, क्योंकि ऐसा हुआ कि जब तूतुकुड़ी में जब आपने रिसेंटली देखा होगा एक फादर और सन का जब पुलिस कस्टडी में डेथ हुआ था, तब वहां पे उदयनिधि स्टालिन चले गए थे, क्योंकि लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूंसी था कनिमोली का, तो ये भी चले गए उनको बताए बिना। तो ऐसा तो टसल है। और जब उदयनिधि स्टालिन को इन्होंने अभी पार्टी में युवक विंग का लीडर बनाया, तो उसमें से थोड़ा तो कनिमोली को भी कुछ मन में ऐसा है कि शायद उदयनिधि हमें ओवरशैडो न कर दे पार्टी में। लेकिन ऐसा नहीं है, ये लोग समझते हैं, रियलिटी समझते हैं, यूनिटी का जो मुख्यत्व है उसके समझते हैं, तो इकट्ठा ही रहेंगे। ये देखिए, ये बड़ी दुख भरी बात है। हमने पहले इसके बारे में जिक्र किया सौरभ कि डीएमके एक मूवमेंट थी, एक वाकई मूवमेंट से आई थी, वो एक फैमिली बिजनेस बन गया है। हालांकि उनके समर्थक हैं, उनके मेंबर्स हैं, उनकी एक ढांचा है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, पर एंड में जब एक मूवमेंट, एक फैमिली एक तरह से बिजनेस बन जाती है, वो दुख की बात है। क्योंकि इसका मतलब है कोई आउटसाइड द फैमिली कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि कल मैं अध्यक्ष बन जाऊं। ये हमने एक तरह से आप कह सकते हैं हर पार्टी में ये दुविधा है, केवल भाजपा में कुछ हद तक नहीं है और लेफ्ट में नहीं है। बाकी जितने राजनीतिक दल है, ये जो फैमिली पार्टीज बन जाती हैं, ये हमारे राजनीति के लिए ये दुख भरी बात है, खास करके जब डीएमके जैसी पार्टी जो बिल्कुल एक मूवमेंट की तरह से आई थी, एक सोशल मूवमेंट की तरह से आई थी,